गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा हार्ड डेरिवेशन भी है, क्योंकि इस डेरिवेशन के अंदर क्या है, वेक्टर यूज होगा, सदिश यूज होगा। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को सदिश वेक्टर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए मिलके शुरू करते हैं। हार्ड का मतलब वैसा हार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बिल्कुल छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलके करेंगे इसको, ठीक है। तोड़ेंगे इसको, दौड़ा दौड़ा के तोड़ेंगे इस डेरिवेशन को। तो आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर, इससे पहले परसों हमने पढ़ा था अक्ष पर, आज है निरक्ष पर। इसी को ही कहते हैं विषुवत रेखीय। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा पर, या तो निरक्ष पर या विषुवत रेखा पर। कहां पर? या तो निरक्ष पर या विषुवत रेखा पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल। कल परसों हमने पढ़ा था अक्ष वाला, इसे जस्ट पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था अक्ष वाला, एक्सिस वाला। आज हम कर रहे हैं निरक्ष वाला, विषुवत रेखा वाला, इक्वेटोरियल बोलते हैं बच्चों इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। निरक्ष का मतलब होता है 90 डिग्री ऊपर। शुरू करते हैं। आज का डायग्राम बनाता हूँ, देखना बहुत जमादार मजेदार डायग्राम बनेगा। और जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं आपको डायग्राम के साथ में बता देता हूँ। पहले डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में बता देता हूँ लैंग्वेज। सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल दूरी 2a, टोटल डिस्टेंस 2a। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। और इस डेरिवेशन के अंदर टोटल 8 दिशाएं लगेगी, 8 डायरेक्शंस लगेगी। आपको याद हो तो अक्ष वाले के अंदर हमने 3 दिशा लगाई थी, एक्सिस वाले में 3 डायरेक्शन लगाई थी, इसके अंदर 8 डायरेक्शंस लगेगी। तो डायग्राम बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। इसका जो मिड पॉइंट है वो ये है, मध्य बिंदु O। तो ये A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी। इतना डायग्राम तो सेम टू सेम है पिछले वाला। अब इसके मध्य बिंदु O से, मिड पॉइंट से, यहाँ पे 90 डिग्री पर r दूरी पर कोई बिंदु P है। यह बिंदु P है। यहां पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो एक तो ज्ञात करेंगे इस प्लस के कारण, और एक ज्ञात करेंगे इस माइनस के कारण। ध्यान से समझना, देखो मजा आ जाएगा आपको, मजा एकदम। ये फुल पैसा वसूल स्टडी आएगी इस वाले के अंदर, एकदम मजा आएगा। ये थीटा, ये भी थीटा। अब कोई बता सकता है ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा √r² प्लस a², और इसका भी जो मान होगा वो होगा √r² प्लस a²। कैसे हुआ? कुछ नहीं, पाइथागोरस से। ये इस समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये हो गया आधार बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर लंब, और ये हो गया हमारा कर्ण हाइपोटेनियस। इस वाले समकोण त्रिभुज के अंदर ये बेस आधार, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर लंब, और ये वाला हो गया कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो आधा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? अरे भाई पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको अलग से करूं
इसकी वैल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। जैसे मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो ये आर ये ए, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा, जैसे इसका मान कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस हिसाब से मैंने ये और ये वैल्यू फाइंड की है। आगे समझ में भाई? पाइथागोरस लगाया इसके अंदर और इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लंब स्क्वायर प्लस आधा आर स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधा आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये कर्ण आ गया, हाइपोटेनस आ गया। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आया आप हाथों हाथ मेरे को पूछ लिया करो। अब बात आती है वेक्टर की। अब सबको पता है प्लस के कारण जो तीव्रता है वो बाहर जाएगी, इंटेंसिटी प्लस के कारण तो बाहर जाएगी, और माइनस के कारण अंदर आएगी, माइनस के कारण अंदर आएगी। तो एक बार मैं इस डायग्राम को पहले यहाँ पे रियल बना के बताता हूँ आपको कि रियल में क्या होगा, फिर वो डायग्राम कैसे जमाजम बनाते हो देखना। रियलिटी में क्या हुआ, माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल डिस्टेंस 2 है। ये रफ डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ मैं कि कैसे हुआ, ठीक है। फिर ये मिड पॉइंट ओ, तो ये दूरी ए, ये दूरी भी ए, ओ से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी हो गया यहाँ पे। अब प्लस के कारण जो इंटेंसिटी वो बाहर जा रही है, यानी ये वेक्टर E1 हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, प्लस के कारण बाहर चली गई दूरी और माइनस के कारण अंदर आ जाएगी, माइनस के कारण अंदर आ जाएगी, वेक्टर E2 अंदर आ जाएगी। ऐसा परसों भी हुआ था, एक्सिस में प्लस वाली बाहर जाती है, माइनस वाली अंदर आती है। और एक डायरेक्शन वेक्टर P की वो यहाँ लगा दी मैंने, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब क्या है कि इन दोनों का परिमाण समान आएगा और जो दिशाएं हैं वो अलग अलग आएगी। मीन्स जो इनकी जो डायरेक्शंस आएगी वो डिफरेंट आएगी और मैग्नीट्यूड जो आएगा वो सेम आएगा जब हम इनके घटक करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसके घटक करूंगा तो इधर आ जाएगा एक घटक, वो होगा E1 cos थीटा, और इस साइड वाला जो घटक होगा वो होगा E1 sin थीटा, और इसका एक घटक इधर हो जाएगा E2 cos थीटा, और इसी का एक घटक इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 sin थीटा। अब ये दोनों जो है वो समान परिमाण और विपरीत दिशा में है। मीन्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस कारण से ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और ये दोनों जो है समान परिमाण और समान दिशा के कारण जुड़ जाते हैं दोनों, ठीक है। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, इसलिए दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यानी टोटल जो इंटेंसिटी होगी वो इसके कारण होगी। फिर यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन से समांतर चतुर्भुज बना देंगे। ये वेक्टर के रूल है, ये सदिश के नियम है जो मैंने यहाँ पे लगाए, जो 11th क्लास के अंदर थे। अगर वो आपने नहीं पढ़े हो तो हमने यहाँ पे वेक्टर के पूरी 11th क्लास का एक वेक्टर का टॉपिक है, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, 7-8 वीडियो है, वो देख लेना अगर नहीं आए तो। और ऐसा चैप्टर नंबर 2 में हर डेरिवेशन में होगा, इसलिए चीज़ सीख लेना। मैंने आपको 2 चीज़ें बोली, 3 चीज़ें, E1 और E2, इनका परिमाण समान, दिशा अलग अलग, यानी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट है। इन दोनों का परिमाण समान और दिशा विपरीत है, यानी आमने सामने है, ठीक है। तो ये निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब आमने सामने, तो कैंसिल हो गए भाई, 5 उधर 5 इधर बराबर 0 हो गया। ये दोनों सेम है, +5 +5, तो दोनों जुड़ जाएंगे कोस वाले। आई बात समझ में? अब मैं इसी को फेयर डायग्राम पूरा बना देता हूँ आपको कि कैसे बनाना है। आपको सबसे पहले इतना बना देना है आप लोगों को। देखो ये डेरिवेशन आपको एक एक बार में समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप हो सकता है आप लोगों ने वेक्टर नहीं, अगर आपको वेक्टर आता है, सदिश आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। तो प्लस के कारण जो है वो दिशा बाहर चली गई, देखना। अब मैं बनाता कैसे हूँ वो देखना। रियलिटी में कैसे हो मैंने आपको बता दिया, प्लस के कारण जो है डायरेक्शन बाहर चली गई। तो आप लोगों ने देखा प्लस के कारण जो है वो दिशा बाहर चली गई, माइनस के कारण अंदर। अभी सबसे लास्ट में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सबसे लास्ट में? नहीं तो डायग्राम गंदा दिखेगा। रियलिटी में जो बना वो तो मैंने आपको सिखा दिया उधर, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइनें बना देता हूँ, 2 लाइनें बना देता हूँ, देखना है आप लोग हैं। एक इसका घटक E1 cos थीटा, और जब घटक करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, तब उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगता है। एक या नीचे लगाऊंगा ना
उसका आ जाएगा यहाँ पे E2 cos थीटा। अब मैंने पहले ही क्यों बना दिया, क्योंकि नहीं तो वो सही नहीं बनेगा डायग्राम दिखने में। रियलिटी में कैसे बना वो मैंने उधर सिखा दिया आपको। इसका एक घटक इधर हो जाएगा, कंपोनेंट ऊपर की तरफ, यहाँ पर E1 sin थीटा, और जितना ही ऊपर गया उतना उतना नीचे यहाँ पर E2 sin थीटा। ओके, और इसको यहाँ से डॉटेड लाइन मिलाना है यहाँ से। ये समांतर चतुर्भुज बना रहे, पैरेललोग्राम। 11th क्लास में आपने सदिश योग के नियम सीखे होंगे, उसी से ही है। वेक्टर एडिशन के लॉ सीखे होंगे, उस पर बेस्ड है। ये नहीं आता वेक्टर, कोई बात नहीं, चलेगा। ये यहाँ पे लगा दिया मैंने वेक्टर E2, समझ गए ना आप लोग। और एक और यहाँ तीर और लग जाएगा लास्ट में, रिजल्टेंट R, परिणामी यानी कुल। और ये हो गई वेक्टर P की दिशा। अब आप गिन लो, देखो 8 दिशाएं, 8 जगह तीर लगा हुआ है। कहाँ कहाँ लगा हुआ है? 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 जगह डायरेक्शन लगी हुई है। वेक्टर तो 3 जगह ही है, सदिश तो 3 जगह ही है, 1, 2 और 3। वेक्टर तो 3 जगह ही है बच्चों, लेकिन जो हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जो दिशाएं लगाई है, डायरेक्शन जो लगाई है, वो एरो जो लगाए तीर, वो 8 जगह लगे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको डायग्राम समझ में आया होगा। और ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब इसकी भाषा सुनना आप लोग, ये एग्जैक्ट सही डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इसकी भाषा सुनना आप लोग, मेन भाषा, कि चित्रानुसार माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q और +q आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित है। और ये भाषा आपको फेयर नोट्स के अंदर भी लिखनी है, क्योंकि ये भाषा नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों। और मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा ना तो अभी फालतू 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा बेवजह। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, आप लोग लिखिए, पहले समझ लो, फिर वीडियो को रिवाइंड कर करके देख लेना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चित्रानुसार माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q और +q आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित है। ठीक है, यदि इसका मध्य बिंदु O है तो AO बराबर OB बराबर A होगा। यदि इसका मध्य बिंदु O है तो AO बराबर OB बराबर A दूरी हो गई। फिर मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। अब +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 बाहर की ओर है, और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर अंदर की ओर है, वेक्टर E2। इन दोनों का, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का, बहुत ध्यान से सुनना, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का परिमाण समान है, लेकिन दिशाएं अलग अलग है। अतः हम इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं। अतः हम इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं। ये वाले जो घटक है ये क्षैतिज घटक है, ये वाले नहीं है ये ये ऊर्ध्वाधर घटक है। कौन से घटक है ये? ऊर्ध्वाधर घटक है। ये वाले क्षैतिज घटक है। तो घटक करने पर हमने ये देखा कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इन दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशाएं विपरीत है, अतः दोनों परस्पर निरस्त हो जाते हैं। और ये जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों का परिमाण समान है और दिशा भी एक समान है, अतः दोनों परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः जो कुल तीव्रता होगी वो इस क्षैतिज घटक के कारण होगी। एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि P तो जा रहा है इधर से इधर, देखो P की दिशा तो जा रही है माइनस से प्लस, और परिणामी जो R है रिजल्टेंट वो इधर जा रहा है। दोनों विपरीत दिशा में, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो आंसर में माइनस आएगा। देखना आप लोग अभी कैसे लाता हूँ जो, अब इसी को इंग्लिश में बोल देता हूँ। लेट अस कंसिडर दैट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस कंसिडर दैट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in which -q and +q charge are placed at minimum distance 2a. If its midpoint is O, then AO is equal to OB is equal to A. From its midpoint O at distance R, there is a point P on equatorial where we have to find the intensity of electric field due to this dipole. The intensity of electric field due to +q charge at point P is vector E1 outside, and intensity of electric field due to -q charge at point P is vector E2 that is inside. Okay,
vector E1 and vector E2 both are equal in magnitude and different directions, so we will take their horizontal and vertical components. अब बात आती है horizontal और vertical components के बाद में, these are two horizontal components and these are two vertical components and these are two horizontal components. By taking their components, it is clear that vertical components E1 sin theta and E2 sin theta both are equal in magnitude but different in direction, या फिर opposite in direction. Both are in opposite direction, so they are cancelled out, and the direction of E1 cos theta and E2 cos theta is same and their magnitude is also same, so they will be added to each other. ये लैंग्वेज हुई बच्चों, आप वीडियो को रिवाइंड कर करके आराम से देख ही लीजिएगा. मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप हेडिंग के साथ में पूरा डायग्राम देख लो. बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा. ठीक है भाई, सबको समझ में आया. चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका. डेरिवेशन के अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले वही पहले प्लस के कारण निकालेंगे, फिर माइनस के कारण, फिर दोनों को सोल्व कर देंगे. तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है. पहला सबसे पहले क्या करेंगे बताओ आप मुझे, जैसे उस दिन किया था, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P. तो E की जगह E1, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है. E की जगह E1, K की जगह K, Q की जगह प्लस Q अपॉन दूरी कौन सी है हमारे पास में, यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी है, प्लस Q की P से दूरी ये रही. तो बताओ BP लिखूं या PB लिखूं, बाहर की तरफ जा रही है तो B से P लिखा जाएगा, BP का स्क्वायर. ठीक है, BP का स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया यहाँ पर किस दिशा में, BP दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ BP. अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मुझे यहाँ पर वेक्टर लगाना पड़ेगा. ये एकमात्र डेरिवेशन है पूरे कोर्स का जिसमें चलते डेरिवेशन में वेक्टर लगाना होगा. क्यों लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये घटक घटक हो गए ना, ये कंपोनेंट हो गए, इस कारण से. और यहाँ पर साथ ही साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, यानी मोड, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ताकि अंदर अगर कोई माइनस होगा ना तो वो हट जाएगा. उम्मीद करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी. और इस BP की वैल्यू कितनी है बताओ, BP की वैल्यू ये आप साइड में निकाल के रख दो यहाँ पर, कि चाहो तो ट्रायंगल POB एंड इन ट्रायंगल POB एंड इन ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस. कितना हो जाएगा, PB इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो, एंड AP इज इक्वल टू ऑल्सो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बस ये हमने साइड में पहले ही लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, अब डायग्राम के साइड में BP की वैल्यू कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो देखना आप लोग इधर E1 वेक्टर इज इक्वल टू, और इस साइड भी मोड लगा दो, ऐसा करो, KQ अपॉन BP की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो इधर भी ये मोड हट गया, तो मोड से वेक्टर हट जाता है, ये रूल है. KQ अपॉन नीचे कितना हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1, इधर से रहने दो, ऐसा करो, पढ़ा रहने दो इसको, ऐसे कैसे, ये हो गई इक्वेशन 1. अब इसी टाइप से दूसरा मैं किसके कारण निकालूंगा, माइनस क्यू आवेश के कारण. किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इजी डेरिवेशन है बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट P। याद ये रखना है आपको कि वेक्टर के साथ में मोड आएगा। E की जगह E2, K की जगह Q की जगह -q अपॉन डिस्टेंस कौन सी AP लिखूं या PA लिखूं? PA लिखी जाएगी क्योंकि अंदर की तरफ है, PA का स्क्वायर। और कहाँ आ जाएगा? PA दिशा में। ये पूरे कोर्स का एकमात्र डेरिवेशन ऐसा है जो वेक्टर में चलता है। अब आप लोग देखना, यहाँ पे मोड लग जाएगा, इधर भी वेक्टर लगा के मोड लगा दिया, तो इधर वाली LHS तो बिल्कुल सेम टू सेम चलेगी। और यहाँ पर आपको पता है मोड के अंदर जो माइनस होता है वो हट जाता है, उसको भी लास्ट में हटा देंगे। -kq अपॉन PA की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? √r² प्लस a², तो √r² प्लस a², और इसमें भी स्क्वायर क्योंकि ये वाला स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? यहाँ पे देखना आप, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। E2 वेक्टर E2 इज इक्वल टू, देखना आप लोग क्या आता है मोड के साथ में। जो डेरिवेशन ना आए, जो टॉपिक ना आए, आप पूछें और खुद भी करें 2-2 4-4 बार, वो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो r² प्लस a²। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर कट गया ना, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर कट गया, ठीक है, तो ये आ गया। और आप लोग खाली देखने से नहीं चलेगा भाई, साथ साथ में करोगे ना जब समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, इधर से माइनस उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? क्योंकि मोड लगा हुआ है। ऐसा आपको पता होगा ना छोटी क्लास में, ये तो पता ही होगा कि मोड के अंदर अगर कोई माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस वाला भी प्लस ही रहता है, ये रूल है। अब यहाँ पे देखो दोनों का परिमाण समान आया कि नहीं आया, मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली सेम आया कि नहीं आया। यही तो लाइन हमने लैंग्वेज में लिखी थी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 व 2 से, इसलिए कहा था भाषा लिखनी जरूरी है, E1 मोड बराबर वेक्टर E2। अतः हम क्या करते हैं, घटक करते हैं, यानी कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वेक्टर E1 का जो मोड है वो वेक्टर E2, सो वी टेक कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर जो भाषा मैं बोलने जा रहा हूँ वो फिर से सुनना, यहाँ पे वही की वही भाषा लैंग्वेज वापस लिखनी है जो अभी हमने लिखी थी डायग्राम को देख के। क्या कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग है, अतः इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों का परिमाण समान लेकिन दिशाएं विपरीत है, अतः परस्पर निरस्त हो जाते हैं। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो कि क्षैतिज घटक है, दोनों का परिमाण भी समान और दिशाएं एक समान है, अतः दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको जो अब यहाँ पे भाषा आएगी, यहाँ पे जो मैंने बोली है ये यहाँ भी लिखनी है वापस से, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्या लिखनी है? वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शंस। मैं यहाँ पे डायरेक्शन जब दिशा वर्ड बोलता हूँ तो उस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुनो, कहाँ विपरीत आएगा, कहाँ अलग अलग आएगा, कहाँ समान आएगा, यानी कहाँ सेम आएगा, कहाँ ऑपोजिट आएगा, कहाँ डिफरेंट आएगा। क्या लिखना है? वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, सो वी विल टेक देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। Their vertical components E1 sin theta and E2 sin theta both are equal in magnitude but opposite in direction. So they are cancelled out each other. And E1 cos theta, E2 cos theta are horizontal components which are equal in magnitude and same in direction. So they are added to each other. तो जो टोटल जो होगा तीव्रता वो क्या होगी? वो होगी E1 cos थीटा, ध्यान से देखना आप लोग, प्लस E2 cos थीटा। तो दोनों को जोड़ने पे cos थीटा कॉमन आ गया। देखो पीछे क्या बचा? E1 प्लस E2, यानी टोटल E का फॉर्मूला आ गया E1 प्लस E2 और आगे cos थीटा, और एक माइनस यहाँ आगे और लगेगा। ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस अभी जो जबरदस्ती उड़ाया था यहाँ पे,
मोड लेके, ऐसे थोड़ी उड़ा सकते हैं भाई। इस कारण से आया। और इसका सही कारण क्या है? सही कारण ये है कि वेक्टर p किधर जा रहा है, देखो आप लोग, वेक्टर p इधर जा रहा है, देखो वेक्टर p इधर जा रहा है a से b, और वेक्टर जो टोटल r यानी रिजल्टेंट परिणामी वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो वेक्टर p राइट जा रहा है, वेक्टर e लेफ्ट जा रहा है, तो विपरीत दिशा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नेगेटिव लगाएंगे। तो ये सारी भाषा यहाँ आएगी जो मैंने बोली है, और आपको लिखनी भी है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में आ जाएगा कि बिंदु P पर कुल तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इंटेंसिटी। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आपको ये वेक्टर नहीं आता है तो आप इस सूत्र को याद करें। वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में वेक्टर E1 मोड प्लस वेक्टर E2 मोड, और आगे कोस थीटा। अभी जो मैंने समझाया था कैसे आया, कुछ नहीं, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा को जोड़ दिया और वो कोस थीटा कॉमन आ गया, और वैसे वेक्टर लगा के मोड हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, अगर नहीं आपको वेक्टर आता है ना, सदिश नहीं आता, तो इस फॉर्मूले को रट लेना भाई, सीधी बात है। ये माइनस क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी आ जाएगा समीकरण 1, 2 व 3 से, बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब चलेगी रेलगाड़ी देखना। वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस E1 की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू भी ये की ये KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब ये और ये सेम है अंदर वाले, तो x प्लस एक्स कितना होता है, 2x। ये पूरे कोर्स का एकमात्र डेरिवेशन है जो वेक्टर में चलता है। अरे x प्लस एक्स 2x होता है ना, तो ये और ये सेम है तो 2 हो जाएगा, 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चित्र से कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। डायग्राम से कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, चित्र से बाय डायग्राम। कोस थीटा इज इक्वल टू, तो कोस थीटा क्या अपॉन क्या होता है बताओ मुझे। कोस थीटा होता है हमारा लंब नहीं, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोई भी समकोण त्रिभुज ले लो, ये वाला या ये वाला, बेस आधार हो गया a बटा कर्ण, हाइपोटेनियस हो गया ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो चित्र से डायग्राम से कोस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है a अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे इस लास्ट वाले आंसर के अंदर। तो वेक्टर E इज इक्वल टू, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इंटू कोस थीटा की जगह आ गया a अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखना आगे क्या होता है। सबको पता है 2AQ को हम P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वेक्टर यहीं लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इधर भी वेक्टर है। तो 2AQ इसकी जगह आ जाएगा P, तो माइनस K बच गया। पिछली बार आपको पता तो 2 भी बचा था, 4 था, उसको 2 इंटू 2 लिखा था, आज तो 2 इंटू 2 है ही नहीं, ठीक है। तो 2 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 तो इसमें चला गया ना, 2AQ इसकी जगह P लिखना है आपको, तो K बच गया अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, इस अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2। अब यहाँ पर देखो घात है 1 और यहाँ 1/2, तो 1 और 1/2 का मतलब हो गया डेड। कितना हो गया, डेड। डेड का मतलब हो गया 3/2। समान पावर यहाँ पे जुड़ जाएगी ना, 1 और आधी कितनी हो गई, डेड। डेड का मतलब कितना हो गया, 3/2। अब वही उस दिन का जैसे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, इसलिए A लगभग बराबर 0, तो नीचे वाले A को आप लोग उड़ा देंगे, तो माइनस KP अपॉन R स्क्वायर प्लस 0, तो 0 लिखने का मतलब नहीं है, और होल घात 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो E बराबर हो जाएगा आपका माइनस KP। ये 2 इसलिए कट गया क्योंकि 1/2 है, इसलिए 3/2 है, इसलिए माइनस KP अपॉन R, और ये क्यूब। ये आंसर आ गया बच्चों। और ये P सदिश में था, सब जगह भूल गए हम लोग। ये P जो है वो वेक्टर में था, सदिश लगा हुआ था। ये आंसर आ गया। आई बात समझ में आपको सबको। ये R क्यूब है नीचे, हाँ R क्यूब।
उसके बाद में इसको अगर अपन परिमाण लिखे यानी मोड ले लें तो मोड ले ले तो इधर भी मोड ले लो, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, इधर मोड से वेक्टर हट जाएगा और इधर आ जाएगा kp/r³। लेकिन आंसर ये है, आपके टीचर ने भी करवाया होगा तो ये लाए होंगे, माइनस तो कहीं लिए ही नहीं होगा, और किताब उठा के देखना माइनस में आता है आंसर। इसका अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको माइनस नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, ये माइनस किसको प्रदर्शित करता है, फिर 2 केस और 2 ग्राफ और फिर कंप्लीट हो गया। ये माइनस का मतलब क्या हुआ भाई, माइनस का मतलब ये हुआ कि वेक्टर p और वेक्टर e जो है उन दोनों की दिशा विपरीत है, ऑपोजिट है। क्या है भाई माइनस का क्या मतलब है, यहाँ पे माइनस से मतलब है, माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह से यह तात्पर्य है कि वेक्टर p व वेक्टर e की दिशा विपरीत है। और इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है, नेगेटिव साइन मीन्स वेक्टर p and वेक्टर e are in opposite direction, are in opposite direction। अब 2 केस, केस नंबर 1 निर्वात में इन वैक्यूम k = 1/4πε0, तो E कितना हो जाएगा निर्वात में, या E वैक्यूम कितना हो जाएगा 1/4πε0 p/r³। ओ माइनस हट गया, ठीक है, क्योंकि हमने मोड ले लिया ना इसलिए। लेकिन आंसर आपको पहले लाना पड़ेगा माइनस के अंदर, माध्यम में इन मीडियम k बराबर 1/4πε0 याद हो तो यहाँ पे 2 आया था पिछली बार, आज 2 नहीं आया है, ये ध्यान रखना है। ई माध्यम, ई मीडियम दैट इज 1/4πε0 p/r³। ये 2 केस हो गए। और अगर आपको अक्ष और निरक्ष का अनुपात पूछ लेता है तो वो आएगा 2:1, यानी एक्सिस और इक्वेटोरियल का रेशियो पूछ लेता है 2:1 आएगा। वो यहाँ पे 2 था ना यहाँ पे पिछली बार, और यहाँ 1 ही है, तो रेशियो कितना आएगा 2:1। उसको हम कल करेंगे, वो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन भी है, टेंशन मत करो। अब यहाँ पर बन जाएंगे 2 ग्राफ। चलो यही कर लेते हैं ना अलग से। केस नंबर 3 कि हम जानते हैं कि वी नो दैट ई अक्ष कितना था 2 kp/r³, कितना था 2 kp/r³, यानी ई एक्सिस कितना था 2 kp/r³, और ई निरक्ष कितना आया हमारे पास, ई इक्वेटोरियल कितना आया kp/r³। तो अनुपात कितना हो जाएगा ई अक्ष बटा ई निरक्ष, ये सवाल पूछता है 2/1 या 2:1, यानी ई एक्सिस अपन, चाहो तो भाग लगा के देख लो आप लोग, ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा 2:1। अब बना देते हैं इसके ग्राफ। ग्राफ वही के वही बनेंगे। ग्राफ के अंदर क्या आ जाएगा कंडीशन कि ई समानुपाती 1/r³। तो पहला ग्राफ ई व आर में, कल संडे, कल आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कैसे ग्राफ बनते हैं। पहला ग्राफ ई और आर में, अब तो वैसे पता चल गया होगा आपको, वक्र बनेगा, कर्व बनेगा, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेंगे जो कल बने थे। समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती ही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा ग्राफ है हमारा ई व 1/r³ में, वो बन जाएगा सरल रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ई 1/r³, ओ एक्स वाई, यहाँ जाएगा ई प्रोपोर्शनल 1/r³। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, पूरा देख लेना इसका है।